वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हर एक फैक्ट मैं क्लियर करूंगा। आप कंसंट्रेशन से पूरा लेक्चर सुनते रहना। लेक्चर के दौरान मैं कैमरा ऑफ रखूंगा ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकूं। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले वो माउथ में पहुंच जाता है। माउथ में मौजूद टीथ और टंग उस पर मैकेनिकल एक्शन शुरू करते हैं, यानी टीथ उस चीज़ को तोड़ते हैं और टंग उसको मिक्स करती है। साथ ही दांतों के बारे में याद रख लो। इंसानों में दांत दो बार आते हैं। इस कंडीशन को डाइफोडोंट कहा जाता है। पहले एक बच्चे में मिल्क टीथ होते हैं। इन मिल्क टीथ में दो इंसिजर्स, एक कैनाइन, जीरो प्रीमोलर और दो मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं। इस बात को डायग्राम में समझ लो। कर्सर के साथ साथ माउथ में सिमेट्री करके देख लो। ये सामने वाले दो दांत जो होते हैं इनको इंसिजर्स कहा जाता है। ये प्रेजेंट होते हैं मिल्क टीथ के टाइम पर। इसके बाद वाला ये है एक कैनाइन, ये भी प्रेजेंट होता है। प्रीमोलर में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होता और ये मोलर वाले दो दांत प्रेजेंट होते हैं। यानी माउथ के 1/4 हिस्से में मिल्क टीथ के टाइम पर 5 दांत प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब पूरे माउथ में 20 मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब परमानेंट टीथ देख लो। ये 2 1 2 3 करके याद रखना। यानी दो इंसिजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और 3 मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं। कर्सर के साथ साथ डायग्राम में देख लो। ये सामने वाले दो दांत यानी दो इंसिजर्स प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टीथ के टाइम पर। कैनाइन एक भी प्रेजेंट होता है। प्रीमोलर वाले दो दांत भी प्रेजेंट होते हैं और ये मोलर वाले 3 दांत भी प्रेजेंट होते हैं। यानी माउथ के 1/4 हिस्से में 8 दांत प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब पूरे माउथ में 32 दांत प्रेजेंट होते हैं। साथ ही याद रख लो, दांत की ऊपर की लेयर को इनेमल कहा जाता है। ये इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इस इनेमल लेयर के नीचे वाली लेयर को डेंटिन कहा जाता है। दांतों के गम्स में फिक्स रहने को थीकोडोंट कहा जाता है। दांत की सेल को ओडेंटोब्लास्ट और दांतों की स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। और हमारे माउथ में जो 4 किस्म के दांत प्रेजेंट होते हैं, इस कंडीशन को हिटेरियोडोंट कहा जाता है। इंफॉर्मेशन के लिए एक और पॉइंट याद रख लो। हाथी के जो बड़े दांत बाहर होते हैं वो सेकंड अपर इंसिजर्स होते हैं और शेर जिन बड़े दांतों से शिकार करता है वो कैनाइन होते हैं। अब ये देख लो कि हमारी टंग पर जो टेस्ट बड्स होते हैं उनमें से कौन कौन से टेस्ट बड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बिटर, सुअर, स्वीट, साल्टी और उमैमी। उमैमी के बारे में याद रख लो। ये उमैमी टेस्ट उन फूड्स में होता है जिनमें एमाइनो एसिड ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है, जैसे टमाटर, मशरूम, पनीर वगैरह। अभी तक हमने ये समझा कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले माउथ में टीथ और टंग से मैकेनिकल एक्शन होता है। अब माउथ में होने वाला केमिकल एक्शन देख लो। हमारे माउथ में होते हैं सिल्वरी ग्लैंड्स, जिनमें एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड जो टंग के नीचे होता है और तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है 1 से 1.5 लीटर सेलिवा पर डे। सेलिवा का पीएच 6.8 होता है। पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को नापने के लिए केमिस्ट्री में एक स्केल है जिसका रेंज 0 से 14 तक होता है। सेलिवा का पीएच 6.8 होने का मतलब ये एक वीक एसिड है। ये सेलिवा माउथ में मौजूद बाइकार्बोनेट आयन से न्यूट्रलाइज होता है। सेलिवा में लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद होता है जिसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। यानी अगर कभी फूड पर बैक्टीरिया वगैरह लगे होते हैं तो ये लाइसोजाइम एंजाइम उन बैक्टीरिया को खत्म करता है। और सेलिवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम सिल्वरी एमाइलेज। इसका दूसरा नाम है टाइलिन। ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। इसके अलावा सलाइवा में प्रेजेंट होता है माल्टेस और लिंगुअल लाइपेस एंजाइम्स जो फैट डाइजेशन करते हैं। माउथ में ये केमिकल एक्शन होने के बाद फूड मॉइस्ट और स्मूथ बनता है जिसको बोलस कहा जाता है। ये बोलस हमारी ओसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में पहुंचता है। और साथ ही याद रख लो, फूड पाइप से गुजरने के दौरान फूड की कोई भी डाइजेशन नहीं होती। स्टोमक को वेयर हाउस ऑफ द बॉडी कहा जाता है
क्योंकि स्टोमक में 3 से 4 घंटों तक फूड रहता है। स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और एपिथेलियल सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है 1.5 से 3 लीटर पर डे गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं 2 एंजाइम्स, जिसमें एक है पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन एंजाइम कंप्लीट प्रोटीन डाइजेशन करता है और रेनिन एंजाइम ज़्यादातर दूध पीते बच्चों में पाया जाता है, और ये एंजाइम दूध में मौजूद कैसिनोजिन प्रोटीन को तोड़ता है और कैसीन बनाता है। फिर ये कैसीन आराम से डाइजेस्ट हो पाता है। इसी तरह से स्टोमक में मौजूद ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH होता है 1.5, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये HCl स्टोमक में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा ये HCl पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। इसके अलावा स्टोमक की एपिथेलियल सेल से निकलता है म्यूकस। ये म्यूकस स्टोमक के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही याद रख लो, अगर स्टोमक में HCl और म्यूकस का बैलेंस सही नहीं होगा तो इससे पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कोई शख्स कहता है कि मुझे एसिडिटी होती है, और अगर ये एसिडिटी लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेगी तो उसमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्टोमक में जब फूड और HCl मिलता है तो इसको काइम कहा जाता है, और हमारे स्टोमक के अंदर जो फोल्डिंग्स होती है, इस मैप में देख लो, ये है स्टोमक की इनर फोल्डिंग्स, और ये स्टोमक का सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि डाइजेशन आसानी से हो सके। इन फोल्डिंग्स को रूगे कहा जाता है। स्टोमक से ब्रेक डाउन होके जब फूड निकलता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का फाइनल डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको विलाई कहा जाता है। ये विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और फूड में मौजूद मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें एक पार्ट है ड्यूडेनम, ये यू शेप्ड पार्ट होता है, दूसरा जिजिनम और तीसरा पार्ट है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है, क्योंकि यहीं पे लिवर और गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल डक्ट और पेनक्रियाज से निकलने वाला पेनक्रियाटिक डक्ट इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। साथ ही याद रख लो, ड्यूडेनम की आई सेल से निकलता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये हार्मोन गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है, और इसी वजह से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब बड़े फैट्स टूट जाते हैं छोटे फैट्स में, और फैट्स की डाइजेशन आसानी से होती है। पहले हम लिवर के बारे में देखते हैं। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसका वेट 1.5 से 2 किलो तक होता है। ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इससे निकलने वाला बाइल डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, बल्कि बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। बाइल का pH 7.7 है और ये अल्कलाइन होता है। बाइल में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एक है हेपेरिन। ये हेपेरिन एक पावरफुल एंटीकोगुलेंट यानी ब्लड थिनर होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसको एंटीथ्रोम्बिन 3 कहा जाता है, जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होने से बचाता है। बाइल में मौजूद दूसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन। ये फाइब्रिनोजिन हमारी बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी जब जख्म वगैरह बॉडी पर लगे तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग करके बचाता है। इन 2 प्रोटीन्स यानी हेपेरिन और फाइब्रिनोजिन के अलावा बाइल में कुछ साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा साल्ट है सोडियम ग्लाइकोलेट। इसके अलावा बाइल में कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, वाटर और कार्बोनिक एसिड। साथ ही याद रख लो, लिवर से निकलने वाला ये बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में पहुंच जाता है, और एक्स्ट्रा बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल प्रोड्यूस करने के अलावा लिवर का दूसरा फंक्शन देख लो। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है तो एमाइनो एसिड्स बनते हैं। इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया इन एमाइनो एसिड्स को तोड़ते हैं
और NH3 यानी अमोनिया बन जाता है। फिर ये अमोनिया ब्लड स्ट्रीम के साथ फ्लो करता है और हेपेटिक वेन से होते हुए हमारे लिवर में पहुंच जाता है और लिवर से यूरिया में कन्वर्ट होके किडनीज के थ्रू यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलता है। साथ ही याद रख लो, एमाइनो एसिड्स के अमोनिया में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है। इसके अलावा हमारे लिवर की कुफर सेल्स डेड आरबीसीज को खत्म करने के साथ साथ बैक्टीरिया किलिंग भी करती है। साथ ही याद रख लो, लिवर हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है पेनक्रियाज। ये लिवर के बाद हमारी बॉडी का दूसरा बड़ा ग्लैंड है। इसको मिक्सड ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यानी दोनों किस्म की फंक्शंस करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन में पेनक्रियाज से निकलने वाले कुछ एंजाइम्स डक्ट्स के थ्रू चलते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह से एंडोक्राइन फंक्शन में पेनक्रियाज से कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अब पेनक्रियाज की ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शंस अलग अलग देख लो। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन ये है कि इसे पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक एंजाइम है एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है। दूसरा है लाइपेस, ये फैट डाइजेशन करता है। और तीसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेशन करता है। यानी पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद ये 3 एंजाइम्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। साथ ही याद रख लो, ये पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम से निकलने वाले कुछ हार्मोन से एक्टिवेट होता है। इसी तरह से पेनक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन ये है कि इससे 3 हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें एक हार्मोन है इंसुलिन, ये पेनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यानी जब हम फूड खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ती है और उस वक्त इंसुलिन स्टोरेज मैनेजर का काम करता है। यानी बॉडी को बताता है कि ग्लूकोज बहुत अवेलेबल है और हमारी बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। पेनक्रियाज से निकलने वाला दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये पेनक्रियाज की अल्फा सेल से निकलता है। ये ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी जब हमने कुछ खाया नहीं होगा या हम काम कर रहे होंगे और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगी, तब ये ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। इसी तरह से पेनक्रियाज से निकलने वाला तीसरा हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन, ये पेनक्रियाज की डेल्टा सेल से निकलता है और ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन और कुछ ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। या हम कह सकते हैं कि सोमैटोस्टैटिन एनाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है ताकि बॉडी का मेटाबॉलिक बैलेंस मेंटेन रह सके। साथ ही याद रख लो कि पेनक्रियाज की अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है और इंसुलिन को बेंटिंग और बेस्ट ने डिस्कवर किया था। हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डायबिटीज़ को समझना ज़रूरी है। अब डायबिटीज़ के बारे में देख लो। पहले डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 देख लो। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करके पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को ख़त्म करता है। यानी जब पेनक्रियाज में बीटा सेल्स ही ना हो तो बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिजीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और कुछ लोगों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों और यंग अडल्ट्स में होता है। दूसरा है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। इसमें हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है, लेकिन 2 चीज़ें हो जाती है। एक ये कि हमारी बॉडी सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट बनती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बहुत से रीजंस हैं, जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा। दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी जब हम फिजिकल वर्क ही नहीं करते। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोनल डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर डाइट और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। इस डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 में दूसरी बात ये होती है कि टाइम के साथ साथ बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन कम होती है, क्योंकि जब महीनों और सालों तक हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहता है
तो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को लगातार इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है और कोई भी रेस्ट नहीं मिलता, जिस वजह से ये बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करने की एबिलिटी खो देती है। एक और टाइप है डायबिटीज इंसिपिडस। ये इंसुलिन से जुड़ा नहीं होता और इसमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहती है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम क्वांटिटी में रिलीज होता है, जिस वजह से किडनीज पानी को स्टोर नहीं कर पाती और बार बार प्यास लगती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लो। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ एक अडल्ट पर्सन में 1.5 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोली बैक्टीरिया यानी इस्चर्शिया कोली बैक्टीरिया मौजूद होता है जो विटामिन के बनाता है। यहाँ पे डायग्राम में देख लो, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट है ये एंड होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पे। ये देख लो, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और ये हम ह्यूमन बींग्स में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स घास खाने वाले जानवरों में घास में मौजूद सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। जब इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर अपेंडिसाइटिस होता है और सर्जरी वगैरह करानी पड़ती है। साथ ही याद रख लो, हमारी बॉडी का हंगर सेंटर यानी जहाँ से भूख लगने का एहसास होता है वो है हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसी तरह से हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ जैसे रेस्पिरेशन, वोमिटिंग यानी उल्टी वगैरह को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगाटा पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब लेक्चर के आखिर में एक बात याद रख लो, क्योंकि इस लेक्चर में बार बार हमें दो टर्म्स देखने को मिली, एक एंजाइम और दूसरा हार्मोन। अब एंजाइम और हार्मोन के बीच में डिफरेंस देख लो। एंजाइम हमारी बॉडी में वो प्रोटीन होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज यानी तेजी से कराने का काम करते हैं। ज़्यादातर एंजाइम्स हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा ये भी याद रख लो कि एंजाइम्स स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम अलग अलग किस्म की केमिकल रिएक्शंस को तेजी से कराने के लिए डिज़ाइन होते हैं। इसी तरह से हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होने वाले वो रस होते हैं जो बॉडी की स्पेसिफिक सेल्स या स्पेसिफिक टिश्यूज़ को काम कराते हैं, यानी ये हार्मोन हमारी बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट कराते हैं। थैंक यू।